तो चलिए आज क्लास 6 का पहला चैप्टर जो कि विज्ञान विषय है शुरू करते हैं। विज्ञान विषय में जो एनसीईआरटी का बुक है उसका पहला चैप्टर है भोजन के घटक। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से किस तरह से है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप 1 में आप देख सकते हैं आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। नीचे सारणी दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और बोल रहा है कि इसमें अपना स्टेट का नाम लिखिए। पंजाब, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। आप जिस स्टेट से उस स्टेट का नाम लिखिए। और अन्न का व्यंजन आपके यहाँ विशेष रूप से कौन सा चलता है, मांस व्यंजन या दाल में क्या रहता है, सब्जी में क्या रहता है, अन्न व्यंजन में क्या रहता है, उसके बारे में बोल रहा है जोड़ने के लिए। तो यहाँ तक जोड़ने के लिए बोला करा कि आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो चलिए क्या आवश्यकता है अभी हम देखें नीचे। अब यहाँ पर चलते हैं 1.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इस घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो जानते हैं कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होती है। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण करना है, प्रोटीन के परीक्षण करना है, वसा का परीक्षण करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को
करके परीक्षण को सारणी 1.2 में लिखें। सारणी यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर हमको लिखना है। तो पहले पढ़ते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इस पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल के आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। क्या बनता है? कॉपर सल्फेट का विलयन बनता है। फिर लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड मतलब कि क्या? स्टार्च। मंड मतलब स्टार्च। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का कच्ची सामग्री की उपलब्ध मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर पदार्थ काला या नीला रंग का हो जाएगा तो समझ जाइए कि उसमें स्टार्च की मात्रा है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। जो नीचे सारणी दिखाए थे उसमें लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन किसमें है या नहीं है उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल देते हैं। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन की मात्रा है।
अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं वसा के परीक्षण के लिए क्या किया जाए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, जैसे चावल दाल कुछ भी है जो खाद्य पदार्थ है, घी तेल कुछ लीजिए। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर कागज़ पर तेल का धब्बा लगा हुआ है तो समझ जाइए कि उस पदार्थ में वसा की मात्रा था। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें उनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? आइए पढ़ते हैं 1.2। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो भोजन है वो ऊर्जा देने वाला भोजन है। अब चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से युक्त कुछ स्रोत है। किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? जैसे मक्का हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया, पपीता हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब दूसरा है यहाँ पर ये वसा वाला चीज़ है, जैसे गिरी हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, इसमें बस पाया जाता है प्रोटीन वाला चीज़ है। और यहाँ पर बी में देखिएगा आप, जंतु स्रोत है क्या चीज़ का? वसा का। अंडा और मछली, मांस, ये सब प्रोटीन पाया जाता है इस सब में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत ए और बी यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ हो गया दाल हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, इसमें पाया जाता है प्रोटीन। और ये बी नंबर है, ये जंतु स्रोत है प्रोटीन का। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं।
चित्र 1.5 में आप देख सकते हैं विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे शरीर, हमारे त्वचा, आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थि और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में ऊपर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विटामिन ए का क्या स्रोत है, तो पपीता, गाजर, आम, ये सब विटामिन ए का मुख्य स्रोत हो गया। अब विटामिन बी का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर यकृत हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसमें विटामिन बी मिलता है। अब यहाँ पर विटामिन सी का स्रोत है, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब विटामिन सी का स्रोत है। अब यहाँ विटामिन डी का क्या स्रोत है, तो अंडा हो गया, मछली हो गया, मक्खन, यकृत, दूध, ये सब विटामिन डी का स्रोत है। यहाँ पर आयोडीन युक्त स्रोत है, पालक हो गया, अदरक हो गया, मछली हो गया, नमक हो गया, इस सब में आयोडीन आपको मिल जाएगा। फास्फोरस, दूध हो गया, केला हो गया, चावल है, गेहूँ है, इस सब में फास्फोरस मिल जाएगा। अब लोहा युक्त भोजन है, सेब, पालक, यकृत, ये सब हो गया। अब कैल्शियम युक्त है, दूध और अंडा हो गया। अब कुछ खनिज लवण के स्रोत हम देख लेते हैं यहाँ पर। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास अथवा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इस पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश मतलब रेशा। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। समानतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान
करता है? क्रियाकलाप 3 में देखिए, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब संतुलित आहार क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे शरीर के लिए जो संतुलित आहार है उसको इस प्रकार बताया गया 1.3 में। समानतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशा या रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग व चना हो गया, किण्वित भोजन जैसे दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली हो गया, आटे का मिश्रण यानी मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो सके। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुद्धों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए ठीक
नहीं, यह बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब 1.4 अभावजन्य रोग कैसे होता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यहाँ पर दिया गया है 1.3 सारणी में कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। जिससे पहले विटामिन खनिज का नाम दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। और इससे कौन सा रोग होता है और लक्षण क्या है रोग का। तो विटामिन ए, इससे रतौंधी जैसा रोग होता है जिसे क्षीणता दृष्टिहीनता कहते हैं। इसका लक्षण क्या है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 बेरी रोग होता है। इसमें दुर्बल पेशियां हो जाती है, मतलब कि जो पेशी है, मांस है, वह कमज़ोर हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी, इसमें जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय होती है, मतलब कमज़ोर हड्डी और दंतक्षय हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेगा रोग या ग्वाइटर बोला जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहा की कमी से अरक्ता होती है, मतलब कि कमजोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। अब इधर प्रमुख कुछ शब्द है उसको देख ले। संतुलित आहार ऊपर पढ़ लिए। बेरी रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जानवर करते। ऊर्जा क्या है, वसा क्या है, खनिज क्या है, पोषक क्या है, प्रोटीन क्या है, रुक्षांश क्या है, स्कर्वी क्या है, मंड क्या है, विटामिन क्या है, सब ऊपर हम पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पर 45 एक लोगो दिया हुआ है। यह एक SSI का मानकों के अनुसार शुद्रीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के शुद्रीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। अब सारांश देख लेते हैं कुछ। जैसे हमारे भोजन के यहाँ पर पहला दिया हुआ है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊपर पढ़े, चावल में पाया जाता है। प्रोटीन पढ़े थे, काला उल्ला हो जाता है। वसा पढ़े थे, जो कि तेल घी में पाया जाता है। विटामिन पढ़े थे, बहुत सारे फल फूल में पाया जाता है। तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेस है, जिसको रुद्रांश भी पढ़े थे, जल भी होता है।
कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। 3 नंबर, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। 4 नंबर, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। 5 नंबर, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और 6 नंबर का रहा हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास दिया गया है और अभ्यास हम करेंगे नहीं, थोड़ा सुन आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे के चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा सुन देख लेते हैं। क्वेश्चन करा कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व के नाम बताइए। अभी पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन वगैरह। निम्नलिखित के नाम लिखिए। यहाँ पर निम्नलिखित के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, पोषक का नाम बड़ा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण करते हैं, कौन सा पोषक हमारे शरीर को वृद्धि करते हैं? 11 नंबर का रखा हुआ विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए पढ़े थे आप। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, विटामिन डी पढ़े थे, नहीं कैल्शियम पढ़े थे। और 2 ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम बताए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पोषक प्रचुर मात्रा में किस में रहता है? तो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, मंड हो गया। चलिए छोड़िए, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। करा के केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गलत। संतुलित आहार खाकर अभावजनक रोगों को रोकथाम की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। ये सही है, ये सही है, गलत है ये। और शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर रिक्त स्थान, खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? तो विटामिन डी के अगर शरीर में कमी हो गया है तो हमारी हड्डी मांसपेशी कमज़ोर हो जाएगा, यही न था। अच्छा, खाली स्थान की कमी से बेरी रोग होता कि किस चीज़ की कमी से? ओ, विटामिन बी के कमी से, B1 के कमी से, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रक्तअंधी होता है। विटामिन डी वाला आप पढ़ लीजिएगा, खोज लीजिएगा। और बाकी नीचे दिया गया प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, यहाँ पर आपको पढ़कर उसका सारांश वगैरह क्या क्या है उसको लिखना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज का कहानी यहीं तक छोड़ते हैं और अगले वीडियो में अब बाद में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।